नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग नेट जेआरएफ एमए और असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग सबसे प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन का अध्ययन करेंगे। कहानी का शीर्षक है कफन। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जैसा कि नाम ही कफन है। कफन एक ऐसा शब्द है जो पूरे कहानी का निचोड़ लेकर चलता है। तो सबसे पहले आप लोग भूमिका में क्या क्या जानना जरूरी है। सूचना के लिए आप लोगों को बता दें कि हम कहानी कैसे पढ़ें, कहानी की क्या क्या तत्व हैं, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। अगर उसको देख कर आप पढ़ते हैं तो हर कहानी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो भूमिका में क्या होता है कि भूमिका में हम उस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी क्या क्या लिखना है। सबसे पहले इसके लेखक कौन हैं? प्रेमचंद। इसके लेखक प्रेमचंद है। ठीक है। कहानी कब प्रकाशित हुई थी, मतलब रचना काल? (1936). ध्यान रखिएगा कि 1936 के आसपास में प्रगतिशील आंदोलन भी है, प्रगतिवाद का शुरुआत भी वहीं से है। और ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। ठीक है। तो क्या क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि रचना काल 1936, इसी समय प्रगतिशील आंदोलन भी चल रहा था, इनकी अंतिम कहानी है। और एक और चीज़ है, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ कौन कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इनकी अंतिम कहानी है, चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, 1936 में आई थी। और कफन जो नाम है, ठीक है, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, कफन अरबी शब्द है, ये भी ध्यान दीजिएगा, पूछा था। यह आपकी भूमिका हो गई। इसके बाद हम लोग कथानक, कथासार और पात्र परिचय का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सुविधा की दृष्टि से पहले हम पात्र समझेंगे, फिर कथानक पे बढ़ेंगे। जबकि अगर कहानी कला की दृष्टि से देखा जाए तो पहले कथानक बताया जाता है, कथानक के बाद पात्र परिचय दिया जाता है और पात्र का चरित्र चित्रण किया जाता है। यहाँ हम पहले पात्र परिचय देंगे। तो पात्र परिचय में तीन मुख्य पात्र हैं। एक का नाम है घीसू, इसकी उम्र है 60 साल। यह पिता है। किसका पिता है? माधव का पिता है।
माधव, ठीक है, ये पुत्र है और इसी माधव की पत्नी का नाम बुधिया है। बुधिया ये इसकी बहू है, घीसू का बहू है और माधव की पत्नी है, ठीक है। पति धन पत्नी। और बुधिया प्रसव पीड़ा से व्याकुल है। कहानी यहीं से शुरू होती है, घीसू माधव बुधिया, ठीक है। देखिए, जब कोई भी कहानी प्रेमचंद आपको बताते हैं तो ध्यान रखिएगा कि वह कहानी किस सन में आई है। जैसे इससे पहले जो कहानी आई हम पढ़ाए थे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, वह आदर्शवादी कहानी थी, उसमें देशभक्ति दिखा रहे हैं, प्रेम दिखा रहे हैं। लेकिन आज की जो कहानी है यह दलितों के वास्तविक स्थिति का चित्रण करती है। कहानी ये दलितों की स्थिति क्या थी, और जब हम दलितों के स्थिति की चर्चा करते हैं तो किसी भी कहानी अगर वह दलित कहानी है तो सबसे पहले भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा की जाती है, भौगोलिक वातावरण की चर्चा की जाती है। तो भौगोलिक वातावरण जब आप कथानक को शुरू करेंगे तो भौगोलिक वातावरण क्या है, पहला टॉपिक आपका पड़ जाएगा भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण में जब आप लोग स्टोरी पढ़ेंगे तो अभी बुधिया का 1 साल पहले विवाह हुआ है। किससे? माधव से। इस बुधिया का विवाह 1 साल पहले माधव से हुआ है और बुधिया माधव के बच्चे की मां बनने वाली है। दिन भर बुधिया जो है कि दिन भर रात भर प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। शाम का समय है और ये भी ध्यान रखिएगा ठंडी का समय है और घीसू माधव यह आलू भून के खा रहे हैं और घर में बुधिया प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। थोड़ा परिस्थिति देखिए कि उसके जो ससुर हैं और उसके जो पति हैं दोनों बाहर आलू भून के खा रहे हैं और अंदर बहू जो बुधिया है वो प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। घीसू ने कहा कि मालूम होता है कि बचेगी नहीं, दिन भर दौड़ते हो गया, ठीक है, जा देख तो ले। माधव कहता है कि मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। यहां से स्टोरी शुरू होती है। मतलब इतना पैसा नहीं है इन दोनों के पास कि बुधिया की दवा कराएं। फिर हम भौगोलिक वातावरण की जो चर्चा हम कर रहे थे इसलिए कर रहे थे कि जहां ये घीसू और माधव और बुधिया रहते हैं वहाँ का वातावरण क्या है। देखिए, कहावत है कि जिस तरह का भौगोलिक वातावरण होगा, जिस तरह की सामाजिक परिस्थितियाँ होगी, उस तरह प्रभाव पड़ता है। घीसू माधव के बारे में प्रेमचंद लिखते हैं कि चमारों का कुनबा था और ये दोनों जात के चमार हैं। घीसू माधव चमारों का कुनबा था। घीसू माधव पूरे गांव में बदनाम है। घीसू 1 दिन काम करता है तो 3 दिन आराम करता है। एक ऐसे लगता है कि दोनों आलसी कामचोर हैं, आलसी कामचोर हैं। लेकिन प्रेमचंद फिर यह बताते हैं कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वाले की हालात उनकी हालात से कुछ अच्छी नहीं थी, वह किसानों के मुकाबले में जो लोग किसानों के दुर्बलताओं का लाभ उठाना जानते हैं कहीं ज़्यादा संपन्न थे। यानी ऐसे समाज में यह मतलब इनमें कोई पैदाइश होती है कि वहाँ भी हाड़ तोड़ मेहनत कर लीजिए
लेकिन गरीबी, भूखमरी, कर्जा आपका साथ नहीं छोड़ती। वह जमींदारी प्रथा थी और जो दलित वर्ग हैं उनको ज़बरदस्ती दबाया जाता था, आर्थिक मानसिक शोषण किया जाता था। उस आर्थिक मानसिक शोषण में आदमी आलसी ही हो जाएगा, निकम्मा ही हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रेमचंद जी का कहना है। तो यह रहा भौगोलिक वातावरण। सब परिस्थितियां एक ही जैसी है, इसमें कोई अलग नहीं है। अब दूसरा जो आप दूसरा अगर याद करना चाहें तो जो कहानी का क्रमिक विकास होता है, भौगोलिक वातावरण हो गया, बुधिया का प्रसव पीड़ा, दूसरा आप लिख लेंगे बुधिया का प्रसव पीड़ा। बुधिया क्या है? प्रसव पीड़ा से पीड़ित है। दवा के अभाव में दिन भर दोनों बेचारे घिसू माधव दौड़ते हैं, मिलता नहीं है। अब दोनों का ये कंडीशन आ गया है कि आलसी निकम्मे तो परिस्थितियों बस सही है, लेकिन कितने निष्ठुर हैं दोनों घिसू माधव कि बुधिया अंदर प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और ये दोनों बाहर आलू भून के खा रहे हैं। और एक और समस्या है कि दोनों यह सोचते हैं कि बुधिया को देखने कौन जाए। घिसू कहता है यार जाकर अंदर देख लो। माधव कहता है मैं नहीं जाऊंगा, उसको डर है कि कहीं आलू मेरा ना खा जाए। और माधव घिसू से कहता तुम ही जाकर देख लो। कहता यार मेरी बहू है, पता नहीं किस अवस्था में होगी, उसके अंग दिखाई देंगे, हम कैसे जाकर देखें। और फिर दोनों आलू भून के खा जाते हैं, बुधिया अंदर तड़प के मर जाती है। तो आलू भूनने का चित्रण के साथ साथ और बुधिया के प्रसव पीड़ा के साथ साथ दो कहानी स्टोरी बनती है। और घिसू माधव क्या करते हैं कि आलू भून कर खा लेते हैं और फिर बुधिया की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन मृत्यु से पहले की क्या क्या स्टोरी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। इन लोगों का कंडीशन क्या था कि घिसू माधव गालियां भी खाते थे, मार भी खाते थे, लेकिन उनको पूरी तरह से निर्लज्ज थे। उनको डर भय नहीं था कि क्या अब कोई क्या खिलाएगा। शाम को कहीं से आलू खन लाते थे, कहीं से गन्ना तोड़ लाते थे। और इतने आराम तलब हो गए जब बुधिया आई तो और इन दोनों को हो गया, चूंकि दलितों में क्या होता है कि औरतें भी काम करती हैं। तो बुधिया आई तो काम करने लगी और दोनों निठल्ले हो गए। अब काम भी कोई करने का, इनके घर कोई आता था काम करने के लिए, करे माधव घिसू मेरा काम हो जाए, तो सीधा सीधा नकार देते थे। 4 रुपये की जगह 6 रुपया लेंगे, मतलब सीधे 3 गुना दाम बोलते थे। तो काम भी नहीं मिलता था। निकम्मेपन का कारण बुधिया को भी लेखक कहीं न कहीं क्या बोलते हैं, यह चर्चा करता है। तीसरा टॉपिक क्या है कि घिसू, ठीक है, जब रात में आलू भूनते हैं उसी समय घिसू को ठाकुर की बारात याद आती है। घिसू को ठाकुर की बारात याद आना। दोनों आपस में चर्चाएं कर रही हैं। घिसू को क्या होता है कि याद आता है कि ठाकुर की बारात। ठाकुर की बारात दलितों में क्या होता था उस समय, आप लोग जूठन पढ़े होंगे, तो जूठन में कहा गया है कि पूड़ियाँ लोग लाते थे और उसको सुखा के रख लेते थे कि विपदा समय में वही भेंकर फिर लुगदी बनाकर खाते थे। हालात कुछ ऐसे यहाँ भी है। घिसू को ठाकुर की बारात याद आती है और कहता है कि ठाकुर की बारात में सब व्यंजन था, जो भी व्यंजन चाहिए हर व्यंजन मौजूद था।
फिर एक जगह ये भी कहता है घीसू कि अब कोई क्या खिलाएगा, जमाना दूसरा था। थोड़ा सा शब्दों को ध्यान रखिएगा। अब कोई क्या खिलाएगा, जमाना दूसरा था, यानी प्रगतिशील के साथ आदमी कंजूस हो रहा है, खर्च करने की प्रवृत्ति को कम कर रहा है, लेकिन बचाने की प्रवृत्ति को कम नहीं कर रहा है। अब कोई क्या खिलाएगा, जमाना दूसरा था, सब किफायत को सूझती है। शादी विवाह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर के कहाँ रखोगे, ये लेखक प्रश्न कर रहा है। और जब ठाकुर की बारात को याद करता है तो बहुत अच्छी तरह से मिठाइयाँ खाया है, उसके बाद पूड़ी खाया है, सब्जी खाया है। कहता है यार वहाँ हर तरह का व्यंजन था, जितना खाना हो खाइए, पूड़ी कचौड़ी सब खाता है। अब ठाकुर की बारात याद करने के साथ माधव बेचारा लालच उठता है, तो 20 पूड़ियाँ खाई होगी, मैं रहता तो 50 पूड़ियाँ खा जाता। मतलब आलू भून रहे हैं, ठाकुर की बारात आ गई, स्मृति सीधे आ गई। देखिए आदमी खाना पीना ही ध्यान रखता है। अगर कोई खूब खिला दिया, अब बारात में आदमी केवल खाना ही ध्यान रखता है। आप कितना दहेज दिए, कितना दहेज लिया, तो ये भी भावी लोगों के लिए एक तरह से सूचना है कि शादी विवाह में खिलाने पिलाने में कोताही मत करिए, क्योंकि खाना पीना ये लोगों को बहुत दिनों तक याद रहता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे घीसू को ठाकुर की बारात का खाना याद है, माधव से चर्चा करता है। दोनों बेचारे ठाकुर की बारात को याद करके फिर उसके बाद क्या करते हैं कि सो जाते हैं, आलू भून के खा लेते हैं। तीसरा प्रकरण यह है कि रात भर ये गप सड़क के मारे ठाकुर की बारात याद किए, और फिर उसके बाद दूसरा जब अध्याय में जाएंगे तो जब ये सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो क्या होता है, सुबह उठने के बाद क्या होता है कि सुबह बुधिया की मृत्यु हो गई है। चौथा पॉइंट क्या है, सुबह बुधिया की मृत्यु होना। भौगोलिक वातावरण, बुधिया की प्रसव पीड़ा, घीसू को ठाकुर की बारात याद आना। चौथा, सुबह बुधिया की मृत्यु। सुबह बुधिया की मृत्यु क्यों हुई थी, ये भी एक पॉइंट है कि क्या कारण था कि बुधिया की मृत्यु हो गई। बुधिया को समय से दवा दारू नहीं मिला और बुधिया के पेट में बच्चा मर गया। किस कारण से बुधिया मरी थी, बहुत बड़ा ये पॉइंट है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है ये कि बुधिया की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि उसके पेट में बच्चा मर गया था, इसलिए बुधिया बेचारी मर गई। जब मर गई बुधिया तो दोनों लोग हाय हाय करके रोना शुरू कर दिए। कौन, घीसू और माधव खूब रोना शुरू कर दिए। और लेखक प्रेमचंद जी लिखते हैं कि घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसलों में मांस। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद प्रश्न होता है कि भाई बहू तो मर गई, फिर रोज रोज चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये कहानी का पहला भाग था और इसके बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू हो रहा है। बुधिया का यहाँ मरना ये कहानी के दूसरे भाग का संस्करण है। पेट में बच्चा मर जाने के कारण बुधिया बेचारी मर गई है, मक्खी भिनभिना रही है, उसका शरीर ठंडा हो गया है। दोनों बाप बेटे पहाड़ मार के रो रहे हैं, हाथ पाँव मार मार के रो रहे हैं। अब समस्या ये होती है कि चलिए मर गई, लकड़ी का इंतजाम तो हो गया, लेकिन कफन का इंतजाम कैसे हो। तो कफन के इंतजाम के लिए ये ठाकुर साहब के घर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ठाकुर साहब के घर, जमींदार जी के घर जाते हैं। जमींदार इनको देखकर बड़ा जैसे मतलब उसको उलझन होती है, देखना नहीं चाहता है क्योंकि दोनों कामचोर हैं। और वैसे भी
दलितों को देख के जमींदार वर्गों का उस समय ऐसे ही पसीना सूख जाता था। कहता है कि हरामखोर कहीं का बदमाश आ गया है द्वार पे कुड़ते हुए, 2 रुपया निकाल के फेंकता है। तो तीसरा प्रकरण क्या हुआ कि कफन के लिए जमींदार ने कितना रुपया दिया? 2 रुपया। जमींदार द्वारा कफन के लिए 2 रुपया देना। 2 रुपया कफन के लिए मिल गया। इसी तरह जब बता दिए, जहाँ भी जाते थे जमींदार जी ने 2 रुपये दिए, 2 रुपये दिए, भर गांव वो कफन के लिए पैसा मांगे। इस तरह 5 रुपया एकत्रित हो गया। पहले 2 रुपया बाबू साहब दिए जमींदार जी और 3 रुपया इधर उधर से मिला। कुल इन लोगों के पास, किसके? घीसू और माधव के पास कितना रुपया आता है? 5 रुपया एकत्रित हो जाता है। और उस 5 रुपये को लेकर, ठीक है, उस 5 रुपये को लेकर घीसू और माधव बाजार के लिए निकलते हैं। ठीक है, अब छठा क्या है? 5 रुपया लेकर घीसू माधव बाजार के लिए जाते हैं। और बाजार, कौन सी बाजार करना है? कफन खरीदना है, क्योंकि बुधिया को जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था हो गई है, कफन नहीं है। उसी कफन के पैसे के लिए जमींदार से पैसा मांगते हैं, गांव वालों से पैसा मांगते हैं, 5 रुपया एकत्रित होता है और फिर दोनों घीसू माधव बाजार चले जाते हैं। चलो भैया कफन खरीद के लाते हैं। अब छठा आप लोग लिख सकते हैं, माधव घीसू का कफन के लिए बाजार जाना। दिखाई दे रहा है? माधव घीसू का बाजार जाना। ये देखिए, टॉपिक इसलिए हम बता रहे हैं लिखने के लिए कि लिखते जाएंगे तो प्रकरण एकदम क्रम से याद होता रहेगा, इसीलिए कह रहे हैं। अब जैसे जब जाते हैं तो दोनों आपस में बातचीत विचार करते हैं। माधव बोलता है कि यार लकड़ी तो बहुत है, लेकिन कफन चाहिए। तो फिर उसके बाद माधव कहता है कि कैसा बुरा रिवाज है। ये माधव का कथन है, ध्यान रखिएगा। माधव कहता है कैसा बुरा रिवाज है। ठीक है, कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिले, जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा न मिले। कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा ना मिले, उसे मरने पे नया कफन चाहिए। उसे मरने पर नया कफन चाहिए। किसका कथन है? माधव का कथन है। किससे चर्चा कर रहा है? अपने पिता से, कि कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा ना मिले, उसे मरने के लिए नया कफन चाहिए। लाश के साथ कफन भी तो जल जाता है। यह समाज के सामने प्रश्न खड़ा कर रहा है कि जो जिंदा है उसकी आप सेवा करिए, मरने के बाद उसके नाम पे लाखों लुटा दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। जिंदा लोगों का सेवा करिए। प्रेमचंद एक तरह से एक संदेश दे रहे हैं। फिर उसके बाद इधर उधर घूमते हैं। माधव का एक जगह और भी कथन है कि दुनिया का दस्तूर है नहीं,
लोग बाभनों को हजारों रुपया दान देते हैं, कौन देखता है कि परलोक में उसे मिला है नहीं। आदमी मर गया, मरने के बाद आप जो है कि क्रियाक्रम करते हैं, बाभनों को दान देते हैं और लोगों को खिलाते पिलाते हैं, और वो लोग कहते हैं परलोक में सब उसे मिल रहा है। तो माधव प्रश्न करता है कि यार दुनिया का दस्तूर नहीं, लोग बाभनों को हजारों रुपया दान देते हैं, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं मिलता है। फिर जो है कि क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों एकदम बिल्कुल आदर्शवादी हो गए हैं। आदर्शवादी होने के साथ साथ क्या करते हैं कि दोनों मदिराशाले पहुंच जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहां से कहां पहुंच जाते हैं? 7वें क्रम पे मदिरालय पहुंच जाना। दोनों मदिरालय, पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई कि दोनों एक साथ ढूंढते ढूंढते मदिरालय में पहुंच गए। अब मदिरालय में माधव और घिसु ऐसे पहुंचे कि जैसे मानो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन भाग्य ने वहीं पे ले जाकर ढकेल दिया। आप फिर गए तो 1.5 रुपया का, ठीक है, चटनी अचार कलेजियाँ। ध्यान रखिएगा कि जब दारू पिया जाता है, जब ड्रिंक लिया जाता है तो चिखना भी चाहिए। चिखना के स्थान पे वह क्या क्या लेते हैं? 2 सेर पूड़ियाँ, बेचारे भूखे भी थे। फिर उसके बाद चटनी, अचार, ठीक है, अचार, कलेजियाँ, भुनी हुई कलेजियाँ, बकरे की, मुर्गे की, जो मिल जाता है, ये 4 चीज़ लेते हैं। और चारों चीज़ लेकर खूब पहले मन भर दारू पीते हैं, खूब बढ़िया से खाते हैं, खूब दारू पीते हैं। और दारू पीने के बाद एकदम बिल्कुल मनमस्त हो जाते हैं। और यह खाने के बाद बच भी जाता है, ये भी ध्यान रखिए, खाने के बाद बच जाता है। तो ये क्या करते हैं कि भिखारी को दे देते हैं, क्योंकि वह उनसे भी बड़ा भिखारी था। वो चुपचाप देख रहा है कि दोनों कलेजी खा रहे हैं, पथरी खा रहे हैं। तो फिर घिसु माधव भाप जाते कि लगता है कि जाके पैर न फटे विवाही वो का जाने की पीर तो मेरे ही जैसे वो भी है। तो खा के सब 2 सेर पूड़ी खरीदे थे, खूब चटनी अचार कलेजी सब खरीदे थे। तो अब जब भर पेट खा लिए तो धीरे से गरीब को दे दिए। अब फिर दोनों आपस, इन लोगों का जो है कि दार्शनिक भाव शुरू होता है, दार्शनिक विचारधारा आना शुरू होती है। क्योंकि शराब जब चढ़ता है तो पहले कौवे की तरह दिमाग हो जाता है, फिर शेर की तरह आदमी गुर्राने लगता है, लास्ट में सुअर की तरह सो जाता है। ये 3 चरण से जैसे शराबी गुजरते हैं, ये दूसरे चरण में है सब। पहले एकदम कौवे की तरह दिमाग हो गया है। माधव कहता है, पहले घिसु कहता है कि मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है, उसे पुण्य होगा। माधव कहता है जरूर जरूर होगा, तुम अंतर्यामी हो, हाथ उठा के तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ लेकर जाना, हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वो कभी उम्र भर नहीं मिला। दलितों में एक बीमारी है, जितने दलित हैं शराब और मांस के बड़े मतलब उनका प्रिय भोजन है। इनको मिल गया, कलेजी भी मिल गई, पूड़ी भी मिल गई, इच्छा भर भोजन मिल गया। फिर उसके बाद कहता है कि यार उसे कफन नहीं मिला तो हम लोग परलोक में जाएंगे, पूछने लगी तो कहता है देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। और फिर देखो भैया,
परलोक की बात करके बाधा मत डालो। जैसे शराब पीने के बाद अगर कोई आदमी विपत की बात करते हैं तो आदमी कहते ये सब मत बात करो, जो सुरूर चढ़ा है चढ़ने दो, आनंद आ रहा है आने दो। खूब शराब पी के अपना जो है कि एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद माधव आसमान की तरफ जाकर कहता है, क्या कहता है? कहता है वह बैकुंठ जाएगी दादा, वह बैकुंठ जाएगी दादा। कौन कहा? माधव। वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। फिर जो दोनों में वार्ता होती है, घीसू उसके बात का समर्थन करते हुए कहता है, यही सबसे मारक चीज है। हाँ हाँ बेटा, बैकुंठ जाएगी, किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। कहानी की यही संवेदना है अंतिम। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की अंतिम इच्छा पूरी कर गई। वह बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या वो मोटे मोटे लोग जाएंगे? वह बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या वो मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपना पाप छिपाने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यह जो है कि घीसू का कथन है। ठीक है, यह वह बैकुंठ जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी। और इसका क्या कथन है कि वह बैकुंठ नहीं जाएगी तो वो मोटे मोटे लोग जाएंगे जो दूसरों को या गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं, अपना पाप छिपाने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। और फिर दोनों जो है कि नशे के हालत में है। और इसमें घीसू कहता है, जाने दो यार, मर गई, माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल छूट गई। ये घीसू कहता है, अपने बेटे को एक तरह से समझा रहा है कि जाने दो, माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी, बड़ी भाग्यवान थी तो जल्दी मोह माया को बंधन को तोड़ दिया। ये भी एक संवेदना पैदा कर रहा है कि देखिए दलितों की हालात ये है कि कोई मर जाता है तो आदमी कहता है कि भाई उसको दवा भी नहीं मिल रही थी, दारू भी नहीं मिल रही थी, भोजन भी नहीं मिल रहा था, मर गया, अच्छे ही हुआ। तो यहाँ संवेदना खड़ी होती है और फिर दोनों खड़ा होके गाना गाने लगते हैं, ठगनी क्यों न नैना झमकाए, ठगनी क्यों न नैना झमकाए। ये दोनों मिलके गाते हैं, नाचे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं दोनों, ठगनी क्यों ना झमक नैना झमकाए। शराब पीने के बाद होता क्या है? यही तो होता है। अब ये जैसे कहानी का विकास था जो कहानी को कई चरणों में लेकर चला। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या घीसू माधव चरित्र कैसा है, कहानी का उद्देश्य कैसा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। घीसू माधव का चरित्र। घीसू और माधव का चरित्र। नंबर 1, कैसे थे? आलसी और निकम्मे। आलसी और निकम्मे। क्यों आलसी निकम्मे थे?
क्यों आलसी निकम्मे थे? इसलिए आलसी निकम्मे थे कि ये देख रहे थे कि जब हम बिना काम किए गाली गुप्ता खा के भोजन मिल रहा है, आज जो काम कर रहा है उसका भी वही हालात है। जैसे मान लीजिए आज का जो वातावरण है, आज का जो परिवेश है, इस समय जिन तरह बच्चों की हालात है कि जो पढ़ रहे हैं वो भी बेचारे मस्तिष्क से कुंठित हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी मस्तिष्क से कुंठित हैं, क्योंकि सरकारी संस्थाएं तो बिक गई है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जैसे बच्चों का कुंठी के शिकार हो जाते हैं कि यार कुछ मिलना ही नहीं है, तो जैसे तो दोनों जो आलसी निकम्मे हैं उनका मूल कारण यही है कि परिस्थितिवश आलसी निकम्मे हैं। दूसरा, निर्दयी एवं कठोर। दोनों के दोनों निर्दयी हैं, कठोर हैं। तीसरा, बहाने बनाने में कुशल। दोनों बहानेबाज हैं। चौथा, निर्लज्ज। ठीक, दोनों क्या हैं? निर्लज्ज हैं। ठीक है, दोनों के दोनों निर्लज्ज हैं। पेट्टू हैं। पेट्टू हैं, केवल पेट की चिंता करते हैं, और यह लक्षण दोनों में है। इसके बाद इस कहानी का आ जाता है, ये तो चरित्र चित्रण हो गया कि दोनों का चरित्र चित्रण कैसा था। अंतिम में इस कहानी का उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है, जो नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। बार बार पूछा जाता है कि इस कहानी का क्या उद्देश्य नहीं है या है। तो कहानी का उद्देश्य क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी कहानी बिना उद्देश्य के लिखी नहीं जाती है। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है? पहला पॉइंट, घीसू माधव सामाजिक परिस्थितियों की उपज। घीसू और माधव सामाजिक परिस्थितियों की उपज दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो घीसू माधव जैसा चरित्र है, जो आज भी मान लीजिए दलितों में पाई जाती है, मूल कारण है उनका सामाजिक स्तर इस टाइप का है कि वह निकम्मे आलसी हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें महत्वपूर्ण क्या है? दलित समाज के, ठीक है, वास्तविक स्थिति का चित्रण। दलित समाज के वास्तविक स्थिति का चित्रण कर रहा है। दलित कहानियाँ जो है इससे काफ़ी प्रेरित है। ये दलित समाज के वास्तविक स्थिति का चित्रण भी कहानी करता है। उसके बाद दलित समाज की वास्तविक चित्रण क्या है? गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, सामाजिक वातावरण खराब है, जो आर्थिक स्तर खराब है, इसीलिए तो कर्जखोर हैं, इसीलिए तो गाली सुन रहे हैं घीसू माधव। आज भी जो दलित गाली सुनते हैं, क्यों गाली सुनते हैं? अशिक्षित हैं, उनके पास धन का अभाव है। लेकिन जो दलित पढ़े लिखे हैं उनको कहाँ कोई गाली दे पाता है? उनके घर तो लोग रिश्ता लेके चले जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवार के लोग, जैसे मायावती जी को ले लीजिए। दूसरा क्या है? पंडित लालाओं और बनियों के कारनामा का चित्रण। पंडित लालाओं और बनिए के कारनामे का चित्रण। यहाँ तीन शब्द दिया गया है: पंडित,
लाला और बनिया। जिस समय कहानी लिखी गई थी उस समय इन तीनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। पंडित, जिसके बारे में चर्चा करते हैं कि हजारों ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, क्या स्वर्ग मिलेगा, एक तरह से आपात है। लाला, क्योंकि उस समय वही जमींदार का काम करते थे। बनिए, ये तीन चीज़ का यहाँ पे चित्रण किया गया है कि किस तरह यह तीनों समाज को लूट रहे हैं, इस चीज़ का भी चित्रण वहाँ पे किया गया है। चौथा, अंधविश्वास। और रूढ़िवादिता का विरोध। ये सब बड़े बड़े इसलिए बने, नेट जेआरएफ में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का विरोध। अब प्रश्न यह है कि अंधविश्वास क्या है। जो माधव प्रश्न करता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसको जीते जी तन पे चिथड़ा भी न मिले, मरने के बाद नया कफन चाहिए, यह अंधविश्वास का विरोध है। कफन में कफन का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं तो गोदान उपन्यास में गोदान का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों ही यह जो पंडित वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, उसके द्वारा बनाया गया अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, जिसका वो विरोध करते हैं। उसके बाद पांचवा, जो आलसी और निकम्मे पात्रों के माध्यम से भारतीयों का चित्रण। देखिए, आलसी और निकम्मे, भारत के अधिकांश जितने जैसे आपको पात्र मिलेंगे उस समय के, आलसी और निकम्मे प्रवृत्ति के। आज भी आलसी और निकम्मे प्रवृत्ति के लोग हैं, और खास तौर दलितों में तो और आलसी निकम्मे प्रवृत्ति के लोग होते हैं। 4 पैसा पा जाते हैं, सबसे बड़ा धनी समझने लगते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उन्हीं के ऊपर आक्षेप करते हैं जो उनको आगे बढ़ाया है। ये वास्तविकता देखा गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब भारतेंदु जी लिखते हैं कि भारत की उन्नति कैसे होगी निबंध में, उसमें भी लिखते हैं कि भारतीय आलसी प्रवृत्ति के हैं और गप्पे प्रवृत्ति के हैं। इंग्लैंड में हुक्कावान गाड़ीवान भी पेपर पढ़ते हैं, सही जानकारियाँ लेते हैं। यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग गप मारते हैं कि फला बाबा आए थे और जो है कि आशीर्वाद दिए उड़ गए। ऐसे ऐसे गप गप कहानियाँ सुनाते हैं, फला जगह ये हो गया था। मतलब केवल गप मारना, झूठ बोलना और बाबाओं मौलवियों के चक्कर में रहना, यही इनकी प्रवृत्ति आलसी बना देती है। अपने कर्म पे इनको विश्वास नहीं रहता है। भाग्यवादी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका भी चित्रण कहीं न कहीं ये जैसे प्रेमचंद जी करते हैं। इस तरह यह जो है कि कहानी, जिस कफन कहानी का हम लोग चित्रण कर रहे हैं, जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि घीसू माधव का चरित्र भारत कि उन दलितों की वास्तविक तस्वीर है जो पूरे दलित समाज का एक चित्र प्रस्तुत करती है। लेकिन यहाँ प्रेमचंद जी थोड़ी सी गड़बड़ी करते हुए भी नज़र आते हैं। जैसा कि धर्मवीर भारती, जो धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर, देखिए डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं आलोचक और धर्मवीर भारती अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर इस चीज़ का काफ़ी विरोध किए थे कफन का, यह हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन शिक्षा के दृष्टि से हमें जो जानकारी मिलती है उसमें कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। जो निकल कर उद्देश्य आए हैं वह हमें जानना की ज़रूरत है। और आज हम जान गए कि किस तरह घीसू माधव अपनी बहू को, प्रसव पीड़ित बहू को छोड़कर आलू भूनते हैं, ठाकुर की बारात याद करते हैं। सुबह जब बुधिया मर जाती है तो कफन के लिए गांव में चंदा मांगते हैं। गांव में चंदा कितना रुपया मिलता है, 2 रुपया जमींदार देता है, 3 रुपया इधर उधर से। फिर वह जाते हैं
बाज़ार में कफन खरीदने के लिए, कफन खरीदने के स्थान पे वो जो है कि सीधे शराब पीने लगते हैं। शराब में कलेजी, अचार, चटनियाँ, 2 सेर पूड़ी खरीदते हैं, अपने खाकर फिर भिखारी को दान देते हैं और फिर अंधविश्वास रूढ़िवादिता पे टिप्पणी करते हैं। तो जो घीसू माधव निकम्मे हैं, अंत में जो पाठक वर्ग है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता है और पंडित लालाओ बनियों के प्रति जो है कि विद्वेष की भावना जैसे कहानी भरती है अंत में कि ये दोनों समाज को रूढ़िवादी और अंधविश्वासी बना रहे हैं। कहानी का यही मूल उद्देश्य था। बने रहिए आप लोग हिंदी नवजीवन चैनल के साथ। फिर हम लोग अगले मिलते हैं दूसरी कहानी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।